हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशंस, है ना। तो जो ओरली एडमिनिस्टर्ड फॉर्मुलेशंस होती है बच्चों, उसमें कह रहे दो रेट डिटरमाइनिंग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बताना है आपने। कह रहे डिसइंटीग्रेशन और एग्रीगेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब जो टेबलेट्स होते हैं ग्रैन्यूल्स में मतलब टूट जाती है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, वो डिसएग्रीगेशन होता है। डिसोल्यूशन एंड परमिएशन अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेशन एंड परमिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। भाई देखो, दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स जो होते हैं ना बच्चों, वो हमारा होता है क्या, डिसोल्यूशन होता है और परमिएशन होता है अक्रॉस द बायोमेम्ब्रेन, है ना। देखो डिसोल्यूशन और परमिएशन, देखो डिसोल्यूशन जो होता है बच्चों, डिसोल्यूशन जो होता है ये डेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसके लिए, हमारे जो लिपोफिलिक ड्रग होती है ना, लिपोफिलिक ड्रग के लिए बच्चों अगर आपसे कहेंगे डेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे, भाई डिसोल्यूशन है, क्योंकि देखो वो परमिएबल तो इजीली हो जाएंगे, वो लिपोफिलिक ड्रग है। लिपोफिलिक ड्रग आपको पता है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, तो ये परमिएट मतलब मेम्ब्रेन को तो क्रॉस इजीली कर जाएंगी, बट डिसोल्यूशन इनके लिए डिटरमाइनिंग स्टेप्स हो गया, है ना। और जो आपका हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है ना बच्चों, उनके लिए आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, परमिएशन, क्योंकि देखो वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है, तो इजीली डिसॉल्व तो हो जाएंगी, डिसोल्यूशन तो उनका इजी हो जाएगा, बट उनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उनका परमिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिपोफिलिक ड्रग के लिए कौन सा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए कौन सा, तो याद रखोगे। तो लिपोफिलिक ड्रग जो है लिपिड सोल्यूबल है भाई, ये मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएंगी, तो इनका RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डिसोल्यूशन होता है, और हाइड्रोफिलिक ड्रग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा परमिएशन होता है। दो बातें याद रखना, है ना। और ये दोनों डिसोल्यूशन और परमिएशन हमारे लिए क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। समझ आया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल जी ड्रग, भाई शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग आती है, मैंने आपको GMS से याद करना बता रखा है। जो भाई मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेनी होती है वो शेड्यूल जी के अंडर आती है ना। तो देखो हाइडेंटोइन, इट्स डेरिवेटिव, इट्स सोल्ट्स एंड इट्स मतलब हाइडेंटोइन, इट्स सोल्ट्स, इट्स डेरिवेटिव एंड देयर सोल्ट्स, हिपैरिन, बार्बिटूरिक एसिड या लैबिटोल। तो भाई हमारा हाइडेंटोइन जो फेनिटोइन होता है ना, 5,5 डाइफेन हाइडेंटोइन होता है, फेनिटोइन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है बच्चों, उसकी बात हो रही है, तो वो शेड्यूल जी में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ग्लूटाथायोन क्या है, भाई ग्लूटाथायोन कहाँ पढ़ते हो, देखो जो आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बच्चों, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, है ना। तो उसके आप फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो। फिर तो फेज 2 रिएक्शंस बच्चों हमारी जो होती है उसमें डिफरेंट कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, जैसे कि आपका सल्फेट कॉन्जुगेशन, है ना, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन, ये ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो होता है ना, ग्लूटाथायोन, है ना, वो ग्लूटाथायोन है। तो कह रहे ग्लूटाथायोन क्या है, कह रहे ट्राइपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सीफायर होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है,
एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, तो अमीनो एसिड नहीं होता ये। क्या थायोल कंटेनिंग विटामिन मोइटी यूज्ड इन एंटीऑक्सीडेंट, तो ये भी नहीं होता, तो बोथ का तो मतलब ही नहीं है। तो बच्चों ट्राईपेप्टाइड होता है, क्या होता है, ट्राईपेप्टाइड होता है ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड आर डिटॉक्सीफायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये क्या ट्राईपेप्टाइड होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 अमीनो एसिड्स है, इसमें केमिकल ग्लूटाथायोन कहते हैं, गामा ग्लूटामाइल सिस्टिनाइल ग्लाइसिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड। बच्चों देखो न्यूक्लियोटाइड, देखो हमारा जैसे डीएनए होता है, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो ये इसकी जो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से। जैसे कि आप पढ़ते हो भाई अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनते हैं, है ना, इसी टाइप से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं आपस में हमारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स का आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ रखे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय विच काइंड ऑफ बॉन्ड, सल्फाइड, हाइड्रोजन, फॉस्फोडाइस्टर या बोथ। भाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखेंगे हम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आयनाइज्ड ड्रग आर कंसंट्रेटेड इन। बच्चों देखो जो आयनाइज्ड ड्रग होती है ना, वो क्या होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्या होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो कहाँ पर कंसंट्रेट होंगी, ब्रेन, लीवर, यूरिन या ब्लड, तो भाई यूरिन हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी ड्रग होती है वो नॉन आयोनाइज्ड होनी चाहिए, और बच्चों एक्सक्रीशन के लिए हमारी ड्रग आयोनाइज होनी चाहिए, याद रखना। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो इसका छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाला भी है, सॉल्वेंट्स जो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के जो सॉल्वेंट्स है ना उसका। ओके, तो चेक कर लेना उसको। प्रोटोफिलिक है ना, मतलब कि प्रोटोफिलिक मतलब जैसे हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन लविंग, है ना। देखो एक तो प्रोटोजेनिक होते हैं, प्रोटोजेनिक जो होते हैं जनरेट करते हैं, मतलब डोनेट करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, है ना, H+ आयन को डोनेट करेंगे, मतलब कि वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। एसिड्स हमारे प्रोटोन डोनर होते हैं, आप पढ़ते हो, है ना, ब्रोंस्टेलोवरी कंसेप्ट में एसिड्स क्या होता है, प्रोटोन डोनर, बेस, प्रोटोन एक्सेप्टर। तो ये जो प्रोटोजेनिक होते हैं वो तो एसिडिक होते हैं, प्रोटोफिलिक होते हैं ये बच्चों बेसिक होते हैं इन नेचर, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन सा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है ना, तो बेंजीन, देखो बेंजीन है आपका C6H6 से इसको रिप्रेजेंट करते हो ना। क्लोरोफॉर्म है CHCl3। देखो ये दोनों तो बच्चों ए प्रोटिक में आते हैं, कि क्या होते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, मतलब ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, ये ए प्रोटिक है, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमारा किस में आता है, प्रोटोजेनिक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्रोटोजेनिक में आ जाएगा, है ना। प्रोटोन जनरेट करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, H+ आयन को डोनेट करते हैं, है ना, एसिडिक जो होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक तो इसमें कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है इसमें से प्रोटोफिलिक, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है ना। देखो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स देखिए बेसिक होते हैं नेचर में, प्रोटोन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी होता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ये, यूज टू डिजोल्व एसिडिक एनालाइट को डिजोल्व करने के लिए इनको यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में पायरिडीन आ जाएगा, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आ जाएगा, किसमें, प्रोटोफिलिक में। नेक्स्ट देखो फिंगरप्रिंट रीजन फॉर IR जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी है उसमें फिंगरप्रिंट रीजन आप लोगों ने बताना है। तो 4 ऑप्शंस है, तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन सी 400 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, जैसे व्हेन UV लाइट फॉल्स ऑन ए मॉलिक्यूल, कह रहे जब अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है वो एक मॉलिक्यूल पे फॉल होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक्साइटेशन होगा बॉन्ड्स का, न्यूक्लियस का, मॉलिक्यूल्स का, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है अमीनो एसिड विच डिस्क्राइब एज इम्यूनो एसिड, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड जो क्या इम्यूनो एसिड होता है। तो भाई हमारा देख लो ये 4 ऑप्शन है, प्रोलाइन होता है, प्रोलाइन किस में आता है आपका जो है इम्यूनो एसिड में आता है, क्या होता है इम्यूनो एसिड, है ना। चलो भाई लाइसिन, HAL, हिस्टिडीन, HAL इसमें L लाइसिन होता है जो हमारे बेसिक अमीनो एसिड में आता है। टायरोसिन भाई हमारा एरोमेटिक में चला जाएगा, है ना, ल्यूसिन दिया, बाकी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इम्यूनो एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कुलेटिंग RAS सिस्टम। तो RAS का फुल फॉर्म भी भाई आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना। और अगर RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है तो उसके बारे में ट्रू बताना है कौन सा है। कह रहे हैं ACE, बच्चों ACE की फुल फॉर्म भी अभी एक एग्जाम में पूछी हुई थी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो देखो क्या होता है,
हमारा जो रैनिन होता है, रैनिन है ना, तो किडनी में जेडी सेल से रैनिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। अब एंजियोटेंसिन 1 पे हमारा एस एंजाइम काम करेगा और क्या बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनता है। एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, ए देखिए चारों ऑप्शंस में ए सी ई एंजाइम की बात हो रही है, तो ए सी एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाता है। ये याद है हमें, बिल्कुल याद है। तो देखो अब ऑप्शन देखो, कह रहे कि ए सी डाइपेप्टाइड दैट एक्ट ऑन कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ ए एंजियोटेंसिन 1 टू जनरेट एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन 1 से 2, इसमें भी 1 से 2, लेकिन इसमें एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1, तो ये ऑप्शन तो काट दोगे, है ना, क्योंकि ये क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, तो वहाँ पर तो हमारा रैनिन काम करेगा। क्या काम करेगा, रैनिन काम करेगा, है ना, तो ये काट दिया हमने। तो देखो ये ट्राईपेप्टाइड नहीं होता और ये अमीनो टर्मिनल पे काम नहीं करता, ऑप्शन ए हो जाएगा। एस क्या है, ये होता है डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइड, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारा एस है, लिख दूँ यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो देखिए आपका जो एस होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज याद रखना। ठीक है, तो क्या डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है और ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाएगा। याद रखेंगे, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, समझ आ गया क्या है, डाईपेप्टिडाइल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। तो अभी इसमें आंसर हमारा निकल के आ गया क्या, ऑप्शन जो है हमने 1 बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस में, देखो इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन आपको दिए हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए मैंने आपको कौन सा बताया हुआ है भाई, मैंने आपको ये टोटल कितनी होती है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन, 5 होती है, GAMED से याद रखते हो, गेम्ड है ना, तो इनके आगे IG लगा दो, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ऐसे याद रखते हो आप गेम्ड से, है ना। तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बच्चों आपकी होती है IgE होती है ना, कौन सी याद रखते हो, IgE, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। तो आपको पूछे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व हो, तो आपके IgE। सिक्रेशंस में कहें, सिक्रेशंस में आपकी IgA होती है, टीयर्स में, है ना, तो सिक्रेशंस जो भी होते हैं उनमें आपका IgA इन्वॉल्व होता है। ठीक है, IgG प्लेसेंटा को क्लोज करती है, और जो मेजर जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है सीरम में अबाउट 80% तक आपकी IgG होती है, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है, IgG, है ना। और IgM जो है ये पेंटामर की फॉर्म में होती है ना। ठीक है, IgM जो है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो गया। जैसे NVSA इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ, तो NANVISA तो रेगुलेटरी बॉडी कहाँ की, USA, जापान, ब्राज़ील या पोर्टुगल। तो देखो आपका जैसे इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारा CDSC होता है, ऐसे ब्राज़ील में ना ये NVSA होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साइट फॉर फेज 2 रिएक्शंस, तो मैंने आपको फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस बताई, है ना। तो फेज 2 जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या होता है आपका जो नॉन पोलर ड्रग होता है पोलर में कन्वर्ट होता है ना। लिपोफिलिक ड्रग होता है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई हाइड्रोफोबिक ड्रग हमारा मतलब कि हाइड्रोफोबिक जो है लिपोफोबिक में कन्वर्ट होता है, मतलब इनको इस तरीके से बोल सकते हैं हम, है ना। तो मतलब कि जो हमारा जो है ड्रग जो है पोलर में कन्वर्ट होगा ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, हमारा यूरिन पोलर होता है ना। ठीक है, तो फेज 2 इसमें फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती हैं, है ना। फेज 1 में हमने पढ़ा है कि भाई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन होती है। फेज 2 में डिफरेंट कॉन्जुगेशन रिएक्शंस पढ़ते हो, जैसे कि फेज 2 में आपका जो है एसिटाइलेशन आता है, मिथाइलेशन आता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है, आपका ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन होता है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन होता है, ये सब आती है। ओके, तो कह रहा है साइट फॉर फेज 2, देखो फेज 2 रिएक्शंस होती है आपके साइटोसोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है
प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। बच्चों देखो गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में देखो, गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसमें या तो आपकी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है या फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो होता है दैट इज एडजॉर्प्शन, और गैस लिक्विड का होता है पार्टीशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल गैस क्रोमेटोग्राफी का आपसे पूछा हुआ है तो भाई दोनों हो सकते हैं, पार्टीशन भी एडजॉर्प्शन भी, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल्स इन हार्ट आर ऑफ विच टाइप। बट जो हार्ट होता है हमारा उसमें कौन से टाइप के कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं आप लोगों ने बताना है। लिगैंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड, एंजाइम गेटेड, आयन गेटेड। तो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भाई हमारे सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है ना। प्रिंसिपल कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन या ऑल। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन बच्चों फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स का बाई लेयर होता है, क्या होता है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन। बच्चों एक्टिन एंड मायोसिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि आपका केराटिन होता है, हेयर्स में, नेल्स में केराटिन प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चरल में आता है। एक्टिन मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों देखो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हमारी प्रोटीन परफॉर्म कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसा केराटिन हो गया, है ना, तो केराटिन किस में आएगा, हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आ जाएगा। एंजाइम या कैटालिटिक प्रोटीन्स में हेक्सोकाइनेज आ गया। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हीमोग्लोबिन आ गया। हार्मोनल प्रोटीन में इंसुलिन आ गया। कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन में ये जो है ग्लूटिलिन, ओवेल्ब्यूमिन हो गया। जेनेटिक प्रोटीन्स में न्यूक्लियोप्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट देखो साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट हार्मोन रेगुलेटर है, साइटोटॉक्सिक मीडिएटर, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, एंजाइम्स। देखो साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया था जो हमारा ऑक्सिन होता है ना, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है। ये सारे हमारे क्या है, 5 के 5 क्या है, फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कराते हैं, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्लांट हॉर्मोन्स है ये, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी इनको बोलते हो। नेक्स्ट है मोर्फिन शोज इट्स एक्शन बाय एक्टिंग ऑन रिसेप्टर, है ना। तो देखिए ओपियोइड के रिसेप्टर में आप म्यू पढ़ते हो, कप्पा पढ़ते हो, डेल्टा पढ़ते हो। ये आपके ओपियोइड के रिसेप्टर याद रखना, तीनों होते हैं, है ना। तो बच्चों मोर्फिन जो होता है इसका जो एक्शंस होता है बाय मेनली जो है ये म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है ना। कौन से रिसेप्टर पे, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा म्यू रिसेप्टर्स पे। नेक्स्ट है इंडियन जिनसेंग इज सिनोनिम। तो इंडियन जिनसेंग किसका सिनोनिम है, विदानिया सोमनीफेरा, जिंगो बाइलोबा, एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा या नन। तो इंडियन जिनसेंग जो होता है किसको बोलते हैं, अश्वगंधा को बोलते हो। अश्वगंधा का सोर्स है विदानिया सोमनीफेरा, सोलेनेसी फैमिली होती है ना, अश्वगंधा इसे बोलते हैं इंडियन जिनसेंग। ओके, नेक्स्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, रॉबर्ट कोच, गैलन, पोल एलरिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारे जो ऑप्शन सी है, पोल एलरिच को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। जैसे पेरिफेरल एंड सेंट्रल एमिसिस इज कोज्ड बाय, है ना। तो एमिसिस कराएगी जो हमारी कोई एमिटिक होगी, है ना, वही एमिसिस जैसे कि आप पढ़ते हो आईपी का एक सिरप होता है वो भी आपका एमिटिक होता है। तो इसमें पेरिफेरल सेंट्रल एमिसिस कराता है कौन, एपोमोर्फिन, कॉपर सल्फेट, डिजिटालिस सरगोट। तो हमारा एपोमोर्फिन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोजेनिक सोलवेंट। तो प्रोटोजेनिक वही जो प्रोटोन जनरेट करेंगे, मतलब कि प्रोटोन को डोनेट कर सकता है, मतलब कि जो एसिडिक होते हैं इन नेचर, है ना। प्रोटोजेनिक सोलवेंट्स होते हैं जैसे कि H2SO4 आ जाएगा इसमें, है ना, एसिटिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नोट नहीं है ना। वाटर, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, CCl4। भाई CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये प्रोटोजेनिक नहीं होता। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है तो प्रोटोजेनिक के बारे में लिखा हुआ, एसिडिक होते हैं, क्विकली डोनेट करेंगे प्रोटॉन्स को, यूज टू डिसोल्व बेसिक एनालाइट्स, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स विन। तो फेज जो क्लिनिकल ट्रायल्स की डिफरेंट फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, है ना। तो फेज 4 जो है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वे। अब ना ड्रग मार्केट में आ गई है, फेज 3 के कंप्लीशन के बाद जो होती है NDA फाइल किया जाता है, न्यू ड्रग अप्रूवल, उसके बाद जो है ड्रग मार्केट में आ जाती है। तो फेज 4 को बच्चों पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग आर स्टॉप कोडोन। भाई स्टॉप कोडोन के नाम कौन कौन से हैं, UAA होता है, UAG, UGA। UAA होता है
AG होता है, UGA होता है, UGG नहीं होता है ना। सारे के सारे स्टॉप कोडोन है, एक को छोड़ के, ऑप्शन बी को छोड़ के। डोमिनेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी एंटीबॉडी कौन सी, IgM होती है ना, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस कराती है, ऑप्शन ए हो जाएगा IgM। जैसे टिंडलाइजेशन इस तो आप पाश्चराइजेशन मतलब कि सॉरी स्टरलाइजेशन जब पढ़ते हो तो उसमें आपका टिंडलाइजेशन भी आता है। तो टिंडलाइजेशन में क्या करते हैं हम, हीटिंग द मीडियम एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड, तो ये तो आपका पाश्चराइजेशन में जो आप होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड पढ़ते हो ना मिल्क के लिए जो पाश्चराइजेशन होता है ना, तो फ्लैश मेथड में होता है ये 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर आपका 15 सेकेंड्स के लिए ना, तो ये इसमें नहीं आएगा। हीटिंग और ये 68.2 डिग्री सेल्सियस ये आपका होल्डर मेथड आता है मिल्क के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा, हीट करेंगे मीडियम को 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए ऑन 3 सक्सेसिव डेज। ओके, टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट है थायराइड एंड स्टीरॉयड रिसेप्टर आर ऑफ द डैश टाइप। थायराइड और स्टीरॉयड रिसेप्टर कौन सी टाइप के हैं, कह रहे वोल्टेज गेटेड लिगैंड गेटेड न्यूक्लियर रिसेप्टर GPCR, तो ये हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर में आते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आई ड्रॉप्स डिफर फ्रॉम पेरेंटल प्रेपरेशन, तो आई ड्रॉप्स जो होता है डिफर करती है पेरेंटल प्रेपरेशन से, कैसे डिफर करती है आई ड्रॉप्स, है ना। देखो स्टेरिलिटी तो स्टीराइल तो होनी चाहिए भाई, हमारी पेरेंटल प्रेपरेशन भी स्टीराइल होंगी, आई ड्रॉप भी होंगी, पार्टिकुलेट मैटर भी भाई इनमें नहीं होने चाहिए ना, आइसोटोनिसिटी भी होनी चाहिए, पायरोजेनिसिटी, हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन पायरोजन फ्री होती है, पायरोजन टेस्ट उनके लिए जरूरी होता है, बट आई ड्रॉप्स में ऐसा नहीं होता है ना, तो डिफर करती है कैसे, ऑप्शन सी पायरोजेनिसिटी। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब आप लोगों ने बताना है, कह रहे बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, कह रहे एक्टिव साइट तो बच्चा आपका कॉम्पिटिटिव जो बाइंडिंग होता है, कॉम्पिटिटिव जो होता है ना वो एक्टिव साइट से जो है बाइंड करता है, कॉम्पिटिटिव के केस में होता है। बाइंडिंग ऑफ साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑन द सेम एंजाइम, तो ये एलोस्टेरिक बाइंडिंग में यही होता है कि एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट से बाइंड होगा, और वो दूसरी साइट को एलोस्टेरिक साइट भी कहते हैं उसको, जिससे क्या होगा दूसरी एलोस्टेरिक साइट बाइंड होके जो एक्टिव साइट है उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी, जिससे कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर पाता, तो यही एलोस्टेरिक बाइंडिंग होता है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे बाइंडिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या बाइंडिंग टू इंडिजीनियस सबस्ट्रेट, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। GC इज 50% स्ट्रोंगर बेस पेयर एज कम्पेयर टू ATY, देखो जो है आपका GC मतलब ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बेस पेयरिंग होती है, जो आप डिफरेंट हमारे जो बेस पढ़ते हैं, है ना, प्यूरिन बेस है, पिरिमिडिन बेस है, एडेनिन और ग्वानिन तो प्यूरिन बेस है, साइटोसिन थायमिन पिरिमिडिन बेस है ना, तो ये बेस पेयरिंग इनमें होती है, तो एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं, तो कह रहे हैं GC जो है इन दोनों का मतलब कि 50% स्ट्रोंगर बेस पेयर होता है एज कम्पेयर टू 80, क्यों होगा ही, वैसे भी क्यों नहीं होगा भाई, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख के पता लग रहा है, तो क्यों है ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग बेस पेयर, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसीलिए तो है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें कोई चक्कर नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस का चक्कर नहीं है, GC फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बट AT फॉर्म 2, यही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तो ये लिखा हुआ है GC जो ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन द एडेनिन थायमिन बेस पेयर, दिस इज बिकॉज ग्वानिन साइटोसिन बेस पेयर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बिटवीन द बेस, जबकि एडेनिन थायमिन बेस पेयर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, जैसे रेंज ऑफ विजिबल लाइट, देखो आप पढ़ते हो UV विजिबल की रेंज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, UV विजिबल की हम पढ़ते हैं 200 से लेके 800 nm पढ़ते हैं, है ना, अभी आपने 200 से लेके 800 nm याद कर रखा है, अभी यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर में दे रखा है ना, ये है आपका UV विजिबल की पढ़ते हो, UV विजिबल है कि नहीं, UV विजिबल, तो बच्चों आपसे पूछा क्या है UV का, तो UV का होता है 200 से लेके 400 nm होता है UV के लिए, है ना, सॉरी आपसे पूछा विजिबल के लिए, UV के लिए आपका शुरू का होगा UV वाला 200 से 400 हो गया, विजिबल 400 से 800 होता है, विजिबल क्या होता है 400 से 800 विजिबल होता है, ठीक है 400 से 800, तो ये आपका nm में है, आपको माइक्रोमीटर में दिया है, तो आपने nm को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे भाई, ये नैनोमीटर है 10⁻⁹ जो होता है, ये माइक्रोमीटर 10⁻² जो होगा -12 माइक्रो मतलब कि 10⁻⁶ है ना, ठीक है, तो ये बड़ी यूनिट है, इसको छोटी यूनिट में आपने कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें जो है आपका ये हो जाएगा 400 से 800 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन जो है आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, क्योंकि ये है आपका नैनोमीटर और ये माइक्रो, तो मतलब कि 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.4 से 0.8 माइक्रोन में हमसे ना माइक्रोमीटर में ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड टू ए क्रोमोफोर कोज शिफ्ट। भाई डबल बॉन्ड ऐड होने से क्रोमोफोर में कोई डबल बॉन्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होगा या कम की तरफ। तो मतलब कि इसमें हिप्सोक्रोमिक मतलब इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, हाइपोक्रोमिक तो इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है, बैथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक जो है आपका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की जाएगा शॉर्टर की तरफ। तो डबल बॉन्ड ऐड होता है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है गोज टू लॉन्गर वेवलेंथ, है ना, तो इसको रैड शिफ्ट भी कहते हैं या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ ना आ रहे हो तो मैंने यूवी का वीडियो बनाया हुआ है बच्चों, वो वीडियो देख लेना, है ना। तो आपको जो है मिल जाएगा वो ये रेलवे वाली जो है प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, है ना। रेलवे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है ऑप्शन सी, उसमें मैंने सारा अच्छे से आपको समझाया हुआ है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज IR सोर्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR जो रेडिएशंस के सोर्स कौन कौन से होते हैं, ड्यूटेरियम लैंप, नर्नेस्ट ग्लोवर, न्यूमेटिक सेल्स या टंगस्टन लैंप। तो नर्नेस्ट ग्लोवर होता है, क्या होता है नर्नेस्ट ग्लोवर, ऑप्शन बी, है ना। तो IR के सोर्स हमें इंकैंडेसेंट लैंप, नर्नेस्ट ग्लोवर, ग्लोबर सोर्स और मरकरी आर्क आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटरमाइन बाय डैश स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों IR से डिटरमाइन किया जाता है, किससे, IR से, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी IR, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस। के बारे में कौन सा गलत है भाई। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। ये होता है ग्लाइकोलिसिस में, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ओके, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, कह रहे इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन, बिल्कुल सही है भाई। एरोबिक में तो हमारा बन गया पायरुविक एसिड, एनारोबिक एसिड में मैंने आपको क्या बताया, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। कह रहे इट इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। आपने क्या बताया बच्चों, गलत। फिर कह रहे लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक। भाई एरोबिक में लैक्टेट नहीं बनता, लैक्टेट बनेगा एनारोबिक में, है ना। एरोबिक में बनेगा आपका पायरुविक एसिड। तो इट इज एसेंशियल फॉर ब्रेन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। भाई देखो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा भाई, अल्कोहल को कन्वर्ट, देखो आपका जो इथाइल अल्कोहल आप पढ़ते हो, है ना, इथाइल अल्कोहल से जो है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज काम करता है, किसमें कन्वर्ट कराएगा, एसिटल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। अब एसिटल्डिहाइड पे आपका एंजाइम करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये करा देगा एसीटेट में कन्वर्ट करा देगा, एसीटेट से बच्चों आपका CO2 + H2O बन जाता है ना। तो देखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, आपका जो अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा रहा है, तो करेगा टॉक्सिक अल्कोहल को डाईहाइड्रेट वोट्रामाइड में कन्वर्ट ना करा के ऑप्शन ए करेगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड पे एक्ट करेगा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, है ना, जो कन्वर्ट करा देगा किसमें, एसीटेट में, एसीटेट से फर्दर CO2 + H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्या, केमिकल शिफ्ट इन NMR इज एक्सप्रेस्ड एज, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जो केमिकल शिफ्ट होती है उसको ना डेल्टा से एक्सप्रेस किया जाता है, इससे डेल्टा से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ए हो गया। बाकी देखो इसमें लैम्डा तो आपका जो वेवलेंथ होता है ना बच्चों, वेवलेंथ को लैम्डा से एक्सप्रेस किया जाता है, वेवलेंथ को। HZ हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो भैया एंटीबॉडी में क्या क्या है भाई, देखो एंटीबॉडी जो होती है इसमें क्या होता है, कह रहे हैं 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 हैवी चेन्स होती है, 2 लाइट चेन जॉइंट टू फॉर्म वाई शेप। देखो वाई शेप आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है, वाई शेप होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये एक्स शेप वाला तो ऑप्शन काट दो, वाई शेप होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होते भाई, 3 वाला ऑप्शन काट दो, ऑप्शन ए बच गया आपके पास। तो 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 तो हैवी चेन्स होती है इसमें और 2 बच्चों लाइट चेन्स होते हैं। ध्यान रखना क्या है, 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स होती है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं टू फॉर्म ए वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। ध्यान रखोगे ऑप्शन ए। चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया।
नेक्स्ट डैश इज अ 15 कार्बन इंटरमीडिएट इन मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड जो पाथवे है उसमें 15 कार्बन का इंटरमीडिएट कौन सा होता है? जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, 3,3 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, स्क्वालिन पायरोफॉस्फेट। तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट इज 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीटो शुगर। कीटो शुगर मतलब कीटोन ग्रुप होगा इसमें। देखो जो आपके जो शुगर्स होते हैं, आप जो पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स पढ़ते हो, है ना। मोनोसैकेराइड्स को ना अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप जो क्लासीफाई किया गया कि भाई अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उनको एल्डोज कहते हो, है ना। अगर कीटोन ग्रुप है तो उन्हें क्या कहते हो? कीटोज कहते हो, ठीक है। तो आपकी कीटो शुगर कौन सी जिसमें कीटोन ग्रुप है? जाइलोज, टेलोज, राइबुलोज, एलोज। तो बच्चों राइबुलोज जो होता है ना, राइबुलोज 5 कार्बन वाला पेंटोज होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है। जो राइबोज होता है वो तो एल्डिहाइड है। जो राइबोज है बच्चों, जो आपके राइबोज जैसे किस में प्रेजेंट है हमारा? आरएनए में, या डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पढ़ते हो तो ये पेंटोज होते हैं शुगर्स जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में जो प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन सी शुगर? पेंटोज। डीएनए में राइबोज और आरएनए में डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, ठीक है। तो पता ही आपको। तो राइबोज जो बच्चों ये तो आपका क्या है? एल्डोज है। क्या है? एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। और जो आपका राइब्यूलोज है ना, राइब्यूलोज ये क्या है? कीटोज है, इसमें कीटोन ग्रुप है। याद रहेगा भी। तो ऑप्शन जो है सी हो गया। राइब्यूलोज जो है हमारा कीटो शुगर है। नेक्स्ट है ओंडानसिट्रोन इज यूज फॉर। ओंडानसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। 5-HT3 का क्या होता है बच्चों? एंटागनिस्ट होता है। किसके लिए यूज करते हो? साइजोफ्रेनिया, पार्किंसन डिजीज, एंटी कैंसर इंड्यूस्ड, हाँ एमएसएस के लिए। भाई एंटी एमिटिक ड्रग है हमारा, तो एंटी कैंसर एजेंट जो है वो एमएसएस इंड्यूस कराते हैं ना, तो उसके लिए ओंडानसिट्रोन दिया जाता है। 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 7.65। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0.95 या 76.5। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 7.65 ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेलेवनोव्स टेस्ट। भाई सेलेवनोव्स रिएजेंट जो है हमारा, सेलेवनोव्स टेस्ट किसके लिए होता है? कीटोहेक्सोज के लिए। कीटोहेक्सोज जैसे कि हमारा क्या है? फ्रक्टोज के लिए होता है ना। फ्रक्टोज बच्चों इसके साथ चेरी रेड कलर देता है। कौन सा? चेरी रेड कलर देता है। तो इसका जो रिएजेंट होता है उसमें क्या होता है? रिसोर्सिनोल होता है इन HCl। तो देखो ऑप्शन देखो, कॉपर सल्फेट, कॉपर एसिटेट नहीं होगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, हमारा रिसोर्सिनोल होता है इसमें HCl में। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, नाग और नाम आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है। तो ये नाग और नाम, एनेस्टाइल ग्लूकोसमाइन, एनेस्टाइल म्यूरामिक एसिड, ये मेजर सेल वॉल कंपोनेंट हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस BBB। ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई भी ड्रग क्रॉस करेगी तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? वो लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए। क्या है रिक्वायरमेंट? लिपिड में सोल्यूबल होनी चाहिए, लिपोफिलिक होनी चाहिए बच्चों वो ड्रग, यही प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। नॉन आयोनाइज्ड एंड लिपोफिलिक ड्रग होती है बच्चों, वो BBB को क्रॉस करेगी। लिपोफिलिसिटी बच्चों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेडनेस इज टमाटोज ड्यू टू, भाई टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये टमाटर जो है लाल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकोपिन, ओके। बाकी लोसोन हमारा जो है हेना में प्रेजेंट होता है ना, लोसोन। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स डिक्रीज बाय, तो जिलेटिन कैप्सूल्स की सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कराएगा कौन? फ्यूमेरिक एसिड, फॉर्मलिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑल। तो हमारा फॉर्मलिन होता है बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रोचे फ्रैबिलेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व करता है। देखो फ्रैबिलिटी की टेस्टिंग के लिए रोचे फ्रैबिलेटर यूज़ किया जाता है, जिसमें टेबलेट को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप किया जाता है, और जो प्लास्टिक चैम्बर जो रोटेट करता है 25 RPM, 4 रिवोल्यूशन, इसमें 4 मतलब कि रिवोल्यूशन पर मिनट है ना, और 4 मिनट के लिए 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन 4 मिनट के लिए रिवॉल्व करता है, तो 100 रिवोल्यूशन टोटल हो जाते हैं ना। तो ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट देखो क्यू फीवर इज कोज्ड बाय, क्यू फीवर कौन कोज कराएगा? कोक्सिला बर्नेटिक, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बैसिलस क्विलिया ई,
फिशलियोनी। तो क्यू फीवर कोज कराता है हमारा ऑप्शन ए कोक्सिला बर्नेटी, ऑप्शन ए। रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कौन सा सही है? इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने आपको कही थी 5 होती है टोटल, कितनी 5 GAMED, गेम्ड से हमने याद करा था, बिल्कुल याद करा था। तो कह रहे इट कंटेन 2 लाइट चेन, तो इसमें कह रहे कि 2 लाइट चेन होती है, बिल्कुल इसमें जो है 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। ओके, इट कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट है, बल्कि तीनों बातें सही लिखी हो तो ऑल हो जाएगा। ट्रू क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट आपकी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्शन ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस बच्चों आपका किस में आता है? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है ना। तो डिजिटालिस से डिसॉक्सिन डिजिटॉक्सिन ऑब्टेन होता है। तो डिजिटालिस क्या करता है भाई? इसका ना ये क्या करता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको इंक्रीज करा देता है और जो हार्ट रेट होता है उसको कम करा देता है ना। पॉजिटिव जो है इसका आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का मतलब होता है जो है इसका पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है। तो कह रहे हैं एंटी एमिटिक नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हाँ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है भाई, हार्ट रेट को कम करा देगा। तो नेगेटिव तो आयोनोट्रॉपिक नहीं होता, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है बच्चों। डिजिटालिस के बारे में याद रखना भैया, ये देखो आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का उसको तो इंक्रीज करा देगा, लेकिन हार्ट रेट को कम करा देता है। तो कोई पेशेंट्स है ब्रैडिकार्डिया वाले जो पेशेंट्स है ना, उनको डिजिटालिस मत देना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हार्ट रेट कम करा रहा है, उस बेचारे बंदे का हार्ट रेट ऑलरेडी कम है और डिजिटालिस और से कम करा देगा तो क्या ही होगा, है ना। सोच सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कैपिंग इन टैबलेट मेनली ड्यू टू। तो भाई कैपिंग आपने पढ़ा, टैबलेट के डिफेक्ट में पढ़ लिया, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग, चिपिंग, स्टिकिंग, है ना। तो कैपिंग मतलब कि जो टॉप या बॉटम क्राउन जो टैबलेट होता है वो मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से सेपरेट हो जाएगा। टैबलेट का जैसे आपकी टैबलेट है उसका टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाएगा बच्चों मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। दिस इज नोन एज कैपिंग, है ना। कैप हट गई है भाई, एक तरीके से ऐसे याद कर लो। तो इसका रीजन क्या है? लेस अपर पंच प्रेशर, पुअर फ्लो एबिलिटी ऑफ ग्रैन्यूल्स, प्रॉपर फॉर्मुलेशन डिजाइन या एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो बच्चों एयर एंट्रैप हो जाएगी जब आप उसको कंप्रेस करते हो टैबलेट को, कंप्रेशन के दौरान उसमें एयर अगर एंट्रैप हो गई ना तो इससे आपकी कौन सी डिफेक्ट देखने को मिलेगा? हमारे बच्चों को कैपिंग वाला डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है डिटेक्टर यूज इन IR। तो मैंने आपको IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई है ना, बिल्कुल पढ़ाई है। तो उसमें मैंने डिटेक्टर बताओ कौन से? थर्मोकपल है, गीगर मूलर काउंटर है बच्चों, PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, या फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। तो FID तो हमने किस में? गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करा था। तो थर्मोकपल्स जो होते हैं ना बच्चों, ऑप्शन ए, है ना। तो इसमें आपका जो है बोलोमीटर आता है ना। डिटेक्टर जो है आपके IR के, गोले सेल आता है एक, गोले सेल, थर्मिस्टर आता है एक, ये थर्मोकपल आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। जैसे ड्रग विद हाई एफिनिटी, भाई इसकी एफिनिटी तो हाई है, रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी तो है इसमें, बट नो एफिकेसी नहीं है। इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहोगे? एफिनिटी है, एफिकेसी नहीं है। एगोनिस्ट, पार्शल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शल एंटागोनिस्ट। तो ये हमारे एंटागोनिस्ट होते हैं भाई, इनके एफिनिटी तो हाई होती है बट इनकी एफिकेसी नहीं होती। ऑप्शन सी एंटागोनिस्ट। जैसा फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, बच्चों एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्वेश्चन है ना। तो बच्चों देखो फ्लो प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शंस में देखो बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस होता है, या फिर तो थीटा मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया मेरे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस, है ना, हाइट ऊपर आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan है ना, इसको इधर ले जाओ, है ना, इसकी तरफ, और हाइट बाय रेडियस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस। आपको ऑप्शन में ऐसे मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका बी हो गया। बाकी देखो एक बात और याद रखना कि भाई अगर हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, थीटा की वैल्यू जो होती है, हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज होता है बच्चों, ये होता है लेस देन 30। अगर लेस देन 30 डिग्री होता है तो पाउडर का फ्लो कैसा होगा?
गुड फ्लो होगा, और अगर ये मोर देन 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो पुअर फ्लो होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज यूज़ किया जाता है, कार इंडेक्स भी यूज़ करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखो एब्सिसिक एसिड, भाई पहले तो देखो कहाँ पढ़ा है एब्सिसिक एसिड है क्या, है ना। भाई देखो मैंने आपको प्लांट हार्मोन बताए 5 बताए, पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, फोर्थ वाला एब्सिसिक एसिड, वही एब्सिसिक एसिड है। प्लांट हार्मोन जो है 5th इथाइलिन, ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये प्रोमोटर्स है, ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड बच्चों मतलब कि ये किस टाइप का है, मोनोटर्पिनोइड, सेस्क्विटर्पिनोइड, डाइटर्पिनोइड, मतलब कि एक टाइप का कैरोटिनोइड है। तो आपको पता लग गया चारों ऑप्शन से है ना कि कैरोटिनोइड स्ट्रक्चर है इसका। तो मतलब कि ये एब्सिसिक एसिड क्या है, मोनोटर्पिन है, सेस्क्विड, डाई या ट्राइटर्पिन। तो बच्चों सेस्क्विटर्पिन्स मतलब एक टाइप का टर्पिनोइड्स में ये आता है। कैरोटिनोइड्स तो आपके जो होते हैं टेट्राटर्पिन्स जो होते हैं ना उनको बोलते हो ना। तो एब्सिसिक एसिड किस में आता है आपका, सेस्क्विटर्पिन, जिसमें कि आपकी कितनी जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, तो मैंने बताया मोनोटर्पिनोइड्स में 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है, सेस्क्वी में कितनी होती है 3 होती है, डाइटर्पिन्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ट्राइटर्पिन्स में 6 होती है, टेट्राटर्पिन्स में 8 होती है, और पोलीटर्पिन जिसमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। तो इसका एग्जाम्पल हमारा रबर होता है ना। सारा याद है ना, बिल्कुल याद है, तो ऑप्शन बी हो गया। जैसा स्टीरॉयड रिसेप्टर कौन से हैं भाई, लिगेंड आयन चैनल्स हैं, टायरोसिन काइनेस, जीपीसीआर है, न्यूक्लियर। तो भाई न्यूक्लियर में आते हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मैकेनिज्म बता दो बच्चों। कॉम्पिटिटिव, भाई जो कॉम्पिटिटिव जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, उससे जो हमारा इनिबिटर compete करेगा, ठीक है, और एक्टिव साइट से जाके कंबाइन हो जाएगा, जिससे कि आपका जो ड्रग है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो बताओ मैकेनिज्म क्या है। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एक्टिव साइट, बिल्कुल एक्टिव साइट से ही बाइंड होता है। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू साइट अगर अदर देन एक्टिव साइट है, वो तो एलोस्टेरिक में पढ़ते हो भाई, जो आपका एलोस्टेरिक इनिबिशन में आता है, जिसमें एलोस्टेरिक साइट जो होती है अदर देन एक्टिव साइट, जहाँ पर हमारा इनिबिटर बाइंड होता है, वो अलग है। ये मतलब कॉम्पिटिटिव में नहीं होगा, काट दो। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंडोजिनस सबस्ट्रेट। तुम्हारा आंसर बच्चों क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज। भाई साइक्लिक ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है, इन दोनों को एक दूसरे के क्या कहोगे, एपीमर, एनोमर, एनांशियो, डायस्थियोमर्स। भाई एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर होते हैं, क्या बोलोगे इन्हें, एनोमर बोलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी एपीमर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। भाई हमारा जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, तो इसमें जो है हमारे 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला होता है कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे किसी भी कंपाउंड के, इसको आप 2:n से निकालते हो। n होता कितने, मतलब कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो हमारे ग्लूकोज भैया के पास तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, 2:4। इसको सोल्व करके बताओ, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो कितने हो गए, 16 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर। आयोडीन वैल्यू कहाँ पर किसके लिए यूज करते हो, आयोडीन वैल्यू टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर डबल बॉन्ड सैचुरेटेड। भाई देखो डबल बॉन्ड तो हमारा अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है, तो सैचुरेटेड में तो काट ही दो, एसिडिक ग्रुप के लिए नहीं होता ये, तो ये होता है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है ओरल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑल प्रोपेलेंट। भाई ओरल जो है इसमें एरोसोल्स में सारे प्रोपेलेंट यूज़ करेंगे, एक को छोड़ के। देखो भैया ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दिए हैं, इनको तो यूज़ करोगे, एक्सेप्ट है आपके जो होते हैं ऑप्शन डी, जो ये आइसोब्यूटेन है ना, तो इनको यूज़ नहीं करते, इनको टॉपिकल में यूज़ करते हैं। आइसोब्यूटेन जो हो गया आपके है ना, हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट होते हैं, ये हमारे टॉपिकल एरोसोल्स में यूज़ किए जाते हैं। ओरल के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोमीथेन, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटैलिस, अभी हमने देखा कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, हार्ट रेट को कम कर रही है। डिजिटैलिस कार्डियोग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, इनिबिट गाबा रीअपटेक इनटू नर्व एंडिंग नाजीना, यहाँ पर इनका काम नहीं है।
एसिटाइलकोलिन का रीअपटेक को इनिबिट नहीं कराएगी, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएच को नहीं कराएगी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच को इनिबिट कराएगी मेरे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रो द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज के पोर्स में से WBCs स्क्वीज हो जाती है, इसे क्या कहोगे? इसके लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज डायपेडासिस, ऑप्शन डी बी हो जाएगा अपना, है ना। पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस पढ़ते हो भाई, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग होता है, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग होता है ना। पैसिव डिफ्यूजन एक्टिव डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हो, मोस्टली ड्रग जो होती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, मटेरियल एग्जिबिट करते हैं प्लास्टिक फ्लो, उन्हें क्या कहोगे? शेयर थिकनर, बिंगम बॉडी या थिक्सोट्रोपिक, है ना। तो ये जो है इसका बच्चों बिंगम बॉडीज, अभी इसके लिए याद कर लो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंटली कंटेन म्यूसिलेज आइडेंटिफाई, भाई म्यूसिलेज प्रेजेंट है तो रुदिनियम रेड कलर पिंक कलर देगा। जिस भी ड्रग में म्यूसिलेज होगा वो क्या करेगी? रुदिनियम रेड जो होता है उसके साथ में क्या करेगी? पिंक कलर देगी। तो किसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है? ईसबगोल, कैस्केरा, लिकोरिस, एजोवान। भाई हमारा ईसबगोल जो है कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग है, प्लांटेगो ओवाटा प्लांट जिनेसी फैमिली होती है, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है बच्चों। तो ये क्या करेगा? रुदिनियम रेड कलर में पिंक कलर भी देगा, याद रखना, ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। कैस्केरा, एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड्स, अलोरुबार, कैस्केरा पढ़ते हो, रेमनस पर्शियन, रेमनेसी फैमिली होती है कैस्केरा की, है ना। लिकोरिस, मुलेठी, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली से अपने ग्लाइकोसाइड्स में लिकोरिस आता है। अजवान, ट्रैकिस्पर्म अमी इसका सोर्स होता है। अजवान में थाइमोल प्रेजेंट होता है, भाई ध्यान रखना, है ना। ये तो आपका आंसर तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन ए। देखिए सिनोनिम जो है ईसबगोल के बारे में लिखा हुआ है, फ्ली सीड होता है, इंडियन साइलियम, सोर्स क्या है? ड्राइड सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटेगो वाटा प्लांट जिनेसी फैमिली, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है, रुदिनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगा, है ना। स्वेलिंग फैक्टर होता है इसकी प्योरिटी के लिए, क्राइटेरिया स्वेलिंग फैक्टर होता है ईसबगोल, और ईसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर प्लांटेगो ओवाटा जो है हमारा 10 to 14 होता है। इसका जो अडल्टरेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है बच्चों। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन ट्राइटर्पिनोइड, अभी तो बताया कि नहीं बताया? ट्राइटर्पिनोइड में कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? क्या बताया? मोनो में 2, सेस्क्यू में 3, ट्राई में 6 होंगे, डाई में 4 होंगे, है ना। ट्राई में 6 दे रखे, ऑप्शन सी में बिल्कुल दे रखे, ऑप्शन सी हो गया। तो देख लो, मोनो में 2 होंगे, सेस्क्यू में जो है 3 होंगे, डाई में 4, ट्राई में 6, टेट्रा में 8, पेंटा में 10 एंड पोलीटर्पीन्स मतलब कि एन नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, एग्जाम्पल इज रबर। जैसे इन माल्टोज टू ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड एज, माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट कैसे जुड़ी होती हैं? माल्टोज मतलब कि इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि माल्टोज, मेरे बच्चों ये समझ में आ रहा है कि भाई माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड में आता है ना। सिंपल क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, कौन सा डाइसैकेराइड है कौन सा मोनोसैकेराइड है, सिंपल क्वेश्चन तो यही बन गया। लेकिन कुछ एडवांस आएगा तो क्या आएगा कि भाई माल्टोज में, अब ये भी पता है कि आपको डाइसैकेराइड में क्या है, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं। भाई लैक्टोज में ग्लूकोज साथ गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज सुक्रोज जो होता है उसमें ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, 2 ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसमें पूछ लिया कौन सा मतलब कि लिंकेज है, तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें जो जैसे कि आपके मोनोमर्स जुड़ते हैं तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये तो मेरे बच्चों को पता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो माल्टोज में कौन सा भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? अल्फा 14 बीटा, अल्फा 16 बीटा 14 या अल्फा 11। तो माल्टोज में बच्चों अल्फा 14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। देखिए 2 ग्लूकोज है, दोनों अल्फा ग्लूकोज आपके जुड़े होते हैं माल्टोज में, है ना। अल्फा 14 ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है माल्टोज में, ठीक है बच्चों। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो बच्चों ऑप्शन जो है ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड, कह रहे अमीनो एसिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में सोल्यूबल होते हैं,
दिस आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, इथेनॉल, बेंजीन में इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अमीनो एसिड पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन एंड ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बताओ कौन सा गलत है अमीनो एसिड के बारे में। देखो सोल्यूबल है पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बिल्कुल सही है। इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, इथेनॉल, ये भी सही लिखा हुआ है। कह रहे ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे अमीनो एसिड पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सारे के सारे अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ के। तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़ो। नॉट ट्रू पूछा है तो ग्लाइसिन, अभी तो इन्होंने कहा कि भाई ग्लाइसिन को छोड़ के सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये कह रहे जो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है, तो ये भी सही लिखा हुआ है ना। तो इसमें तो हमारी सारी स्टेटमेंट सही है। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली, अब इसमें ना ये एक्टिव लिखना था, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया भाई, है ना। तो ये आना था, इसमें ये था कि ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, तब होता नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आ जाता, ठीक है। तो इसमें ऐसे था, ये थोड़ा सा ये ऑप्शन में इसमें गलत हो गया। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ग्लाइसिन तो हमें पता है कि भाई इसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड में ग्लाइसिन आता है, ठीक है। तो नॉट ट्रू गलत कौन सा है, ये ऑप्शन डी वाला गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन क्रोमोसोम्स और डीएनए, किसमें प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है भाई। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मायसीना ग्रेविस इज कोज्ड बाय, मायसीना ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिजीज जो है मायसीना ग्रेविस, ये किससे कोज होगा। तो इसमें क्या होता है भाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलेट कार्टिलेज एंड एल्काइलोसिस ऑफ जॉइंट्स, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कराते हैं, बिल्कुल सही है। एट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे सही है, जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है ना, इसमें यही तो होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी कह रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विच डिस्ट्रक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरोनल जंक्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, डेफिशिएंसी नहीं होती, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा देती है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हो, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक जो होते हैं ना हमारे, जैसे कि एंटीकोलिनास्टेजेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका नियोस्टिग्मिन होता है ना, पायरोस्टिग्मिन होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, 2 अमाइड बॉन्ड, तो हमने देखा भाई हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, तो अमीनो एसिड्स हैं, तो 2 अमीनो एसिड्स के बच्चे मतलब कि 2 अमीनो एसिड के बीच में तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, CONH ऐसे बनता है ना, और तो एक ये CONH फिर से बन गया, ठीक है। तो कह रहे 2 अमाइड बॉन्ड बन गया आपके। अब कितने अमीनो एसिड यूज करें आपने, 1 2 3 अमीनो एसिड यूज कर लिए भाई हमने। तो कह रहे 2 अमाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ब्यूटापेप्टाइड, तो ट्राईपेप्टाइड में हो जाएंगे 2 अमाइड बॉन्ड, है ना। नेक्स्ट है बफर कैपेसिटीज़ को और क्या कहोगे, बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू। तो बफर कैपेसिटी के लिए तीनों ही टर्म यूज़ करी जाती है, बफर एफिशिएंसी, बफर वैल्यू, बफर इंडेक्स। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू pH चेंज इज रेफर टू एज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बफर टू pH चेंज, बफर क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं pH चेंज को। तो इसको अगर क्वांटिटेटिव वे में देखें ना, कितना मतलब कि रजिस्ट कर रहे हैं ना, है ना, तो उसे कहते हैं क्या, ये होता है ऑप्शन देखो, बफर कैपेसिटी एफिशिएंसी बोथ है नन, तो इसे कहते हो भी बफर कैपेसिटी। और बफर कैपेसिटी को आपने देखा भी बफर एफिशिएंसी भी कहते हो, बफर इंडेक्स भी, बफर वैल्यू भी, है ना। नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग कम्स ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं बच्चों बता दो। माइक्रो न्यूट्रिएंट में तो हमारे जैसे भैया आयरन आ जाएगा, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है, जिंक है ना, और आपका जो है ये बहुत सारे हैं, फ्लोराइड है, सेलेनियम होता है, ये सारे माइक्रो में आते हैं। इसमें जैसे कि हमारा दिया हुआ है कौन सा, हाँ कोबाल्ट भी माइक्रो में आता है, तो कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो कोबाल्ट आ जाएगा माइक्रो में, बाकी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सारे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ना। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, आपका पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिमर ऑफ ग्लूकोज, तो मैंने आपको बताया था, देखिए ग्लूकोज जो होता है हमारा, इसके एपिमर देखो, एक तो इसका
गैलेक्टोज होता है जो ग्लूकोज का एपीमर होता है, एक मैनोज होता है जो ग्लूकोज का एपीमर होता है ना। एपीमर जो होते हैं ना बच्चों, जो एनोमेरिक कार्बन के अलावा दूसरे कार्बन पर जो है इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो बच्चों C4 एपीमर होते हैं। 4th नंबर के कार्बन पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो 4th नंबर पे कार्बन पे इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर है, ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो एपीमर कौन सा है, इसमें से हमारा गैलेक्टोज दिया हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमारे कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से, एक्टिन और मायोसिन, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। चलो भैया नेक्स्ट है सिरामिडेज डेफिशिएंसी कोज। तो सिरामिडेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है। फार्बर डिजीज, नीमन पिक डिजीज, तो स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी से नीमन पिक डिजीज होता है। फेब्रा या क्रैबे, तो देखो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फार्बर डिजीज। बाकी फेब्राई डिजीज जो होता है, फेब्राई डिजीज ये अल्फा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी होता है, अल्फा गैलेक्टोसिडेज की। और बीटा गैलेक्टोसिडेज की डेफिशिएंसी से क्रैबे डिजीज होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ओके। जैसे नाइट्राइट आर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर। तो ये नाइट्रोबैक्टर होते हैं बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, है ना। तो देखिए नाइट्रिफिकेशन इज इन नेचर इज ए 2 स्टेप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अमोनिया से नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बनता है। अमोनिया से जब बनेगा भाई ऑक्सीडाइज होगा अमोनिया नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इन सॉइल, ठीक है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोलोबस भी होते हैं। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है वहाँ पर नाइट्रोबैक्टर आएगा। जैसे डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटैलिस इज आइडेंटिफाइड बाय, तो देखो डिजिटैलिस का जो डीऑक्सी शुगर है डिजिटैलिस में, है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है डिजिटैलिस। इसका डीऑक्सी शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए देखो बाल्जे टेस्ट, लीगल टेस्ट दोनों कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए है, किलर किलियानी भी। लेकिन डीऑक्सी शुगर की बात हो रही है, किलर किलियानी टेस्ट आएगा मेरे बच्चों। बोन ट्रैगर टेस्ट तो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, इसको तो काट दो क्योंकि ग्लाइकोसाइड के लिए है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए। हमारी बात हो रही है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की। देखो वैसे तो बाल्जे टेस्ट, लीगल टेस्ट भी तो, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि डीऑक्सी शुगर के लिए, तो ऑप्शन डी हम राइट करेंगे, किलर किलियानी टेस्ट। डैश फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी विद लेड एसिटेट एंड कोस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो इनमें से ना किसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर की वजह से क्या करेंगे, ब्लैक पीपीटी देते हैं लेड एसिटेट और कोस्टिक सोडा के साथ में। कॉटन देगा, वूल देगा, रेयन देगा, सिल्क देगा। तो भाई हमारा वूल में सल्फर प्रेजेंट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। वूल जो होता है वो लेड एसिटेट के साथ में जो है ब्लैक पीपीटी देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर। वूल का सोर्स है ओविस आयरिस बोविडी। केमिकल टेस्ट में कह रहे हैं lead acetate is added to solution of wool in coastal, black ppt is formed owing to high sulfur content, है ना। तो ये डिस्टिंक्शन है सिल्क के से, तो सिल्क में ये टेस्ट पॉजिटिव है तो सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वूल कंटेन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। विच इज द यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, है ना। आंवला बच्चों किस में आता है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है। तो हम टैनिन से पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आंवला आता है। तो आंवला का यूज़ बताना है ना। तो एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, डायूरेटिक, लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, हाइपरटेंसिव, एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक, परगेटिव। तो आंवला जो है हमारा डायूरेटिक हो जाएगा और लैक्सेटिव हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना। तो आपके टैनिन्स की ड्रग को के यूज़ लिखे हुए हैं। टैनिक एसिड का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। अर्जुना का यूज़ कार्डियोटोनिक होता है, अर्जुना हाइपरटेंसिव होता है। मायरोबैलन का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक और परगेटिव होता है। आंवला का यूज़ डायूरेटिक, लैक्सेटिव इंग्रेडिएंट होता है त्रिफला और च्यवनप्राश का। बहेरा का यूज़ है एस्ट्रिंजेंट। भाई टैनिन एस्ट्रिंजेंट तो होते ही है ना, टैनिन है तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी तो रखेंगे ही, है ना। इंग्रेडिएंट त्रिफला चूर्ण में, देखो त्रिफला चूर्ण में आपका आंवला होता है, बहेरा भी होता है, ठीक है। फिर अशोका जो है ये यूटेराइन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक होता है ना। टैनिन्स में हमारा कार्डियोटोनिक में तो अर्जुना आ गया और ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी रखता है अशोका बार्क। टीरोकार्पस, जो टीरोकार्पस मार्सुपियम पढ़ते हो, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, पावरफुल एस्ट्रिंजेंट तो है ही क्योंकि टैनिन्स है। ब्लैक कैटेचू जो है एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स, स्किन इरप्शंस, मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। पेल कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया।
नेक्स्ट है विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फैनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे के लिए कौन सी टाइप की अडल्ट्रेशन मोर कॉमन है? तो बच्चों ऑप्शन देख लो, तो इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग होता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द आइसोलेशन प्योरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, है ना। तो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, इसे किस सब ये सब क्या कहोगे? इसे फिजिकल इवैल्यूएशन में आता है। भाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो आप, है ना। तो फिजिकल इवैल्यूएशन है, मॉर्फोलॉजिकल है, माइक्रोस्कोपिकल है या केमिकल? तो भाई जब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हो गई तो केमिकल इवैल्यूएशन हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट। प्लांट के ना एक्सटर्नल करेक्टर को देख के भाई उसका जो कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, भाई है ना। तो एक्सटर्नल करेक्टर को देख के जब आप उसको क्लासिफाई करते हो तो कौन सा क्लासिफिकेशन है ये? मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल? सिंपल है भाई, हमारा मॉर्फोलॉजी को देख के कर रहे हैं हम, उसको बाहर अपीयरेंस देख के, है ना, मॉर्फोलॉजी से। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ टैनिक एसिड। भाई टैनिक एसिड का एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है? टिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज, इलाजिक एसिड एंड बीटा सिटोस्टिरोल या विटामिन सी एंड फाइलेम्बिन? तो टैनिक एसिड के में क्या होगा? गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज होगा ऑप्शन 2। जैसे विच ड्रग इज मेनली यूज एज यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक? तो अभी हमने यूज़ देखे टैनिन के ड्रग के, तो हमने जो अर्जुना था, है ना, और अशोका 2 बार थी। अर्जुना तो हमारा क्या होता है? कार्डियोटोनिक होता है। अशोका हमारा यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक आ रहा था। तो इसमें देखो आपको अर्जुना दिया है, टैनिक एसिड बहेरा या अशोका, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अशोका बार्क, है ना। तो ये वही अभी हमने देख ली सारे यूज। नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन असाफोइटिडा। असाफोइटिडा बच्चों जो होता है फिरूला फोइटिडा अम्बेलिफेरी फैमिली होता है। असाफोइटिडा का सिनोनिम डेविल्स डंग होता है ना, और ये कार्बोनेटिव होता है और फिरूलिक एसिड प्रेजेंट है इसमें। तो यही पूछा हुआ है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है फिरूलिक एसिड होता है। बोसवेलिक एसिड बोसवेलिया सिराटा में होता है बोसवेलिक एसिड, है ना। स्टाइरिन कैप्सेसिन कैप्सिकम में होता है। नेक्स्ट है कैस्ट्रोल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। रिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक, एरेकिडोनिक, स्टेरिक। कैस्ट्रोल में रिसिनोलिक एसिड होता है बच्चों, ऑप्शन ए। रिसिनस ऑयल होता है कैस्ट्रोल का सोर्स। रिसिनस ऑयल रिसिनस कम्युनिस होता है। रिसिनस ऑयल तो इसका सिनोनिम है, यूफोरबिएसी फैमिली है। नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज़ करोगे भाई? सेपरेशन के लिए ना। तो ऑप्शन डी सिंपल हो जाएगा, साइज सेपरेशन, है ना। जैसे टाइप बी जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताना है, तो टाइप ए का कितना होता है, टाइप बी का, दोनों को आपको पता होना चाहिए। टाइप ए का होता है कितना, 9 होता है। टाइप बी का होता है 4.7, है ना, और टाइप ए का कितना होता है 9। नेक्स्ट है IP2014 इनकॉर्पोरेट से। तो इसमें कितने मोनोग्राफ इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं? IP2014 जो है ना, तो इसमें आपका जो है ये है 2550 मोनोग्राफ। ओके। नेक्स्ट है ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर आर स्टोर्ड एट। ठीक है, तो कूल टेम्परेचर की बात हो रही है। अबव 40 डिग्री सेल्सियस 30 to 40, 2 to 8 या 8 to 25। तो कूल के लिए है तो ऑप्शन डी 8 to 25 डिग्री हो गया। और अगर कोल्ड के लिए होता, कोल्ड के लिए तो 2 to 8 डिग्री हो जाता। ओके। नेक्स्ट तो दे भी रखा है, कोल्ड के लिए 2 से 8, कूल के लिए 8 to 25। रूम टेम्परेचर वर्किंग एरिया, वार्म 30 to 40, एक्सेसिव हीट अबव 40। जैसे मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। भाई RX आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है ना। सुपरस्क्रिप्शन में RX का मतलब टेक दो, यू टेक आप लोग पढ़ते हो, तो टेक दो आपको ऑप्शन ए में दिया है। बाकी व्हेन नेसेसरी, एट बेड टाइम और असोमनी होता है ना, ऑप्शन ए सही है ना। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन सा है? BP, BPC, IP। मार्टिनडेल होता है भाई एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ऑप्शन 4 हो जाएगा मार्टिनडेल। नेक्स्ट है कैलामाइन लोशन इज एन एग्जाम्पल फोल्ड। कैलामाइन लोशन किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सोल्यूबल, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस फेज ऑफ मिक्सिंग। तो कैलामाइन लोशन आता है आपका सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में। जैसे इन प्रिस्क्रिप्शन RX इज एन अब्रिविएशन ऑफ द लैटिन रेसिप। तो वही RX का मीनिंग टेक दो, यू टेक, टू टेक, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर व्हेन मेंथोल एंड कैम्फर आर ट्राइट्रेटेड टुगेदर। फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या ऑल। तो भैया जो है देखो मैंने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आपको बताया है ना, इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन और लिक्विफैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है इमिसिबिलिटी, इंसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन ना। तो कह रहे हैं सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स को मिक्स करोगे टुगेदर में लिक्विड सॉलिड मास, जिसे यूटैक्टिक मिक्सचर कहते हैं, वो बनता है। This occurs due to lowering of melting point of mixture to below room temperature. The medicaments showing this type of behavior are camphor, menthol, thymol, phenol, chlorhydrate and aspirin.
जैसे ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ डैश कोटिंग सिस्टम। तो ग्लैट कोटर किस में आता है भाई, एयर सस्पेंशन में, परफोरेटेड पैन में, कन्वेंशनल पैन या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो परफोरेटेड पैन में आता है बच्चों ऑप्शन 2। फिलर्स इज यूज टू मेक द बल्क ऑफ द टैबलेट। भाई टैबलेट का बल्क बनाने के लिए कौन से फिलर्स यूज किए जाते हैं? देखो फिलर्स जो होते हैं ना, फिलर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूएंट बोला जाता है फिलर्स को। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में ही पूछा गया था आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना। तो फिलर्स को क्या बोलते हो, डाइल्यूएंट बोलते हो। तो आपका आंसर तो वैसे भी डाइल्यूएंट हो जाना है। तो कौन से इसमें से है, फिलर्स हैं जो बल्क को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शंस देख लो भाई। तो हमारा जो आंसर है डाइल्यूएंट हो जाएगा, है ना। डाइल्यूएंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फिलर्स बोलते हैं। बाइंडर्स भाई बाइंड करने के लिए ग्रेन्यूल्स को, है ना, यूज किए जाएंगे। एडहेसिव डिसइंटीग्रेंट्स भाई डिसइंटीग्रेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग। टैबलेट देखिए कोटिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, लैमिनेशन होगा। भाई लैमिनेशन का मतलब तो होता है भाई लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो जाएगी, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन, आपको हमेशा बताती हूँ। तो भाई कोटिंग को नॉन यूनिफॉर्मिटी अगर हो गई तो उससे लैमिनेशन तो नहीं होगा, है ना, मॉडलिंग हो सकता है। बाकी कैपिंग का मतलब होता है, कैपिंग मतलब कि कैप टॉप या बॉटम होता है टैबलेट का, वो मेन बॉडी है टैबलेट को सेपरेट हो जाता है। दिस इज नोन एज कैपिंग। मतलब एक तरीके से कैप जो है वो सेपरेट हो गया एक तरीके से ना। तो मतलब याद करने के पर्पज से हम समझ सकते हैं। स्टिकिंग मतलब कि चिपक जाना, टैबलेट जो है स्टिक हो जाती है। तो यूनिफॉर्म अगर कोटिंग नहीं है तो उससे कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉटलिंग। मॉटलिंग मतलब वो क्या होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही है ना। नेक्स्ट देखो, कॉम्पैक्शन फोर्स ऑफ ए रोलर कॉम्पैक्टर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, है ना। देखो रोलर कंपैक्टर जो होता है उसका जो कॉम्पैक्शन फोर्स है वो उसको कंट्रोल कौन सा फैक्टर है जो नहीं कर पाएगा? गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी, रोटेशनल स्पीड ऑफ द कॉम्पैक्शन रोल्स, हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन कॉम्पैक्शन रोल्स, या रोटेशनल स्पीड ऑफ फीड स्क्रू। तो नॉट पूछा आप लोगों से, तो बच्चे देखो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुड फ्लो एंड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल शेल का आप लोगों ने बताना है। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है ना। तो 12 to 15% स्टेप से समथिंग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर हमने फाइंड आउट करना होता है हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, 8%, 17, 14 या 25। तो इसमें से आंसर क्या करोगे, ऑप्शन सी करोगे, 14% है ना। नेक्स्ट देखो, ए नॉर्मल ब्लड से सोडियम लेवल। तो इस टाइप के जो है ये आपको याद ही करने होते हैं भाई। सोडियम लेवल कितना है, पोटाशियम लेवल कितना है, कई बार पूछ लिया जाता है। सोडियम और पोटाशियम का ज्यादा पूछते हैं। तो सोडियम का दे और कैल्शियम का भी आता है। थोड़ा सा ये जो वैल्यूज है आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल, तो देख लो ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये वैल्यूज जो होती है, जो लर्न करने की होती है, वो एक पेज पे लिख लो, है ना, सारी एक ही जगह पे, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के पॉइंट टाइम पे ना आप वो सिर्फ वो पेज जो है एक बार देख सको, है ना। फिर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन, देखो बच्चे दो हमारे जो, अगर आप देखोगे बोन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। अगर टाइप्स देखोगे बोन्स के, तो देखो आपकी एक तो लॉन्ग बोन्स होती है, जो लॉन्ग मतलब लंबी बोन्स होती है, जैसे कि आपकी फीमर होगी, है ना, जो लेग में होती है फीमर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जैसे आप बोलते हो, सबसे स्ट्रॉन्ग है फीमर, है ना। तो ये आपकी लॉन्ग बोन है। टिबिया हो गया, है ना, और हाथ में जो ह्यूमरस होता है, टिबिया, फिबुला भी होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ये सारे आपके लॉन्ग बोन्स होती है ना। अगर आप बात करो शॉर्ट बोन्स की, छोटी बोन्स जो होते हैं, जैसे कि आपके कार्पल्स हो गए, है ना, और टार्सल्स हो गए, ये शॉर्ट बोन्स में आ जाती है। फिर आपके एक होती है इरेगुलर बोन्स होती है ना। इरेगुलर जो होती है मतलब कि इरेगुलर शेप जो उनकी होती है, इरेगुलर बोन्स में जैसे कि हमारी वर्टिब्री होती है, ये इरेगुलर होती है ना। ईयर ओसिकल्स आपकी हो गई। फिर आपके एक होते हैं फ्लैट बोन जो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो ऑप्शन कार्पल, तो मैंने आपको कार्पल और टार्सल कहाँ बताया भाई, कार्पल और टार्सल तो हमारे शॉर्ट बोन्स में आ गई। स्टर्नम बच्चों फ्लैट बोन है, स्टर्नम जिसको क्या होता है चेस्ट बोन भी बोलते हो, चेस्ट बोन, है ना। दिस इज फ्लैट बोन। स्टर्नम आता है फ्लैट में। रिब्स आता है बच्चों, रिब्स जो होता है, रिब्स भी आपके फ्लैट बोन्स में आता है। स्कैपुला आता है, स्कैपुला ये भी फ्लैट में आता है। नी कैप बच्चों आपका सिस्मोइड बोन है। सिस्मोइड बोन में एक ही पढ़ते हो, सिस्मोइड बोन में एक ही पढ़ते हो, कौन सी, पटेला, है ना। पटेला, जैसे आप नी कैप कह रहे हो, दिस इज पटेला, पटेला, TELLA, है ना।
तो इसको नी कैप और सिस्मोइड बोन में आता है, किसमें आता है? सिस्मोइड बोन में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो फ्लैट बोन में हमने क्या आंसर कर लिया? हमारा स्टर्नम, जो कि चेस्ट बोन जिसे बोलते हैं। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो ये लिख भी रखा, देख लो। लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। शॉर्ट बोन्स में कार्पल, जो रिस्ट में टार्सल होती है। इरेगुलर बोन्स में हमारी वर्टिब्री आ गई, हमारे ईयर ओसिकल्स है, फेशियल बोन्स भी आती है। फ्लैट बोन्स में स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, इसमें स्कैपुला भी आता है। और सिस्मोइड में तो आपका पटेला एक ही आएगा, नी कैप। नेक्स्ट देखो, पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पैन कोटिंग सभी में यूज करोगे, एक को छोड़ के। कह रहे एंटारिक कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, कंप्रेस्ड कोटिंग है, शुगर कोटिंग। तो पैन कोटिंग को एंटारिक कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए यूज करेंगे। एक्सेप्ट आ गया तो ऑप्शन सी लगा दो, कंप्रेस्ड कोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन विट्रो परफॉर्मेंस ऑफ कोटिंग टैबलेट इज इवेल्युएटेड बाय। तो टैबलेट, जो कोटेड टैबलेट जो है, इनको इवेल्युएट करने के लिए क्या करोगे? कह रहे माइक्रो इंडेंटर, प्रोब एनालिसिस, स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेस्ट, एडहेशन या डिसइंटीग्रेशन। तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आ जाएगा, है ना, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। देखिए स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ड्राई हीट होता है, मोस्ट हीट है, रेडिएशन है, गैसेस, सारे मेथड स्टरलाइजेशन के हैं। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें आपका बच्चों हॉट एयर ओवन यूज होता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया किल होते हैं, कैसे होते हैं? इसमें ऑक्सीडेशन होता है ना, इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। और आपका जो मोस्ट हीट होता है उसमें क्या होता है? कोएगुलेशन हो जाएगा मैकेनिज्म। फिर आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन है, जिसमें जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है उसमें लीथल म्यूटेशन पढ़ते हो। और एक आपका गैसेस बच गया, गैसेस में क्या होता है? एल्काइलेशन होता है। गैसेस जिसमें कि इथिलीन ऑक्साइड यूज होता है, तो उसमें एल्काइलेशन याद रखना। चारों के मैंने आपको बता दिए। अब ड्राई हीट का देख लो कौन सा होगा। रिडक्शन, हैलोजिनेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन सी। चलो भाई बहुत बढ़िया। नहीं, सब्सटेंस विच कैन किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल करेगा, है ना। मैंने आपको बताया था बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, बैक्टीरियासाइडल जो बैक्टीरिया को किल कराते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करा रहे बैक्टीरियासाइडल, ऑप्शन डी हो जाएगा बैक्टीरियासाइड। फंजीसाइड फंजाई को किल करेगा, वीरुसाइड वायरस को किल करेगा, जर्मिसाइड जो जर्म्स को किल करेंगे ना। नेक्स्ट है इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय डैश मेथड। इंजेक्शंस को स्टरलाइज करने के लिए देखिए कोएगुलेशन है, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या हीटिंग। देखिए जो इंजेक्शंस के लिए हम मॉइस्ट हीट यूज करते हैं जनरली, जो है इंजेक्शंस के स्टरलाइज करने के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आपके ऑटोक्लेव यूज होते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या होता है बच्चों? ऑटोक्लेव यूज होता है ना। लेकिन इंजेक्शंस वेयर फिक्स्ड ऑयल यूज्ड एज व्हीकल, है ना, तो उनको स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट यूज करना, ध्यान रखना है। जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो है, तो जहां पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज हो रहा है तो वहां पर हमने ड्राई हीट यूज करना है। और जनरली जो इंजेक्शंस के लिए मॉइस्ट हीट याद रखना है, समझ आया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैश इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। भाई 1 सेंटीग्राम है ना, तो उसमें कितना मतलब कि mg होगा? भाई 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम पढ़ते हो, 1 ग्राम में क्या पढ़ते हो? 100 सेंटीग्राम, है ना। और 1 ग्राम में 1000 mg पढ़ते हो। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि भाई 1 सेंटीग्राम में 10 mg हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज। अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत है, इससे इजी क्या होगा? हो सकता है कुछ। तो स्मॉलेस्ट को देखो, वैसे तो बच्चों को याद ही रहता है 5 वाला होता है, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहोगे तो 0 वाला लार्जेस्ट होगा। मैं बता रही हूँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वैसे 000 आपका लार्जेस्ट होता है, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे मैडम लार्जेस्ट तो 000 है, आपने 0 बता दिया। तो मैंने कहा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बात को पूरी सुना करो, है ना। तो ठीक है, इनमें से जो है लार्जेस्ट 0 वाला है, बाकी 000 लार्जेस्ट होता है और 5 वाला स्मॉलेस्ट। तो इस स्मॉलेस्ट के एस को मेरे बच्चों अगर आप 5 से रिलेट करोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। वैसे बिल्कुल ही सिंपल है, देखिए इतना तो हमें याद रहता ही है कि स्मॉलेस्ट वाला 5 होगा,
000 लार्जेस्ट। इनकेस अगर कंफ्यूज होते हो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। 5 वाले को ऐसे, जैसे कि हमने एक और जगह पे 5 वाले को ऐसे रिलेट करा हुआ है, याद करो कहाँ पर क्या हुआ है। जैसे कि आप पढ़ते हो कोट्राइमोक्साजोल, क्या पढ़ते हो, कोट्राइमोक्साजोल, जिसमें क्या है, सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन है। तो सल्फामिथोक्साजोल को 5 रेशो होता है, तो इसके 5 रेशो को हमने सल्फामिथोक्साजोल के ऐसे ही रिलेट किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। बिल्कुल याद है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए आपका RX होता है ना, टेक दो यू टेक होता है, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्शन में हमारा RX आता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स तो बताइए आपको, सुपरस्क्रिप्शन होते हैं, उसके सुपर जो है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन में जो है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, और सिग्नेचर में डायरेक्शन टू द पेशेंट, है ना। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन एट pH 11। तो अल्कलाइन pH है, pH 11 का मतलब क्या है, अल्कलाइन 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक ज्यादा होंगे, अल्कलाइन होते हैं। तो अल्कलाइन pH पे फिनोल्फथलीन बच्चों कौन से कलर का होगा, तो पिंक कलर का होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, एलम इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ। बच्चों एलम जो होता है उसको किसके प्रेपरेशन में यूज करेंगे, प्रेसिपिटेटेड सल्फर है, प्रेसिपिटेटेड टिटेनियम टॉक्साइड है, सबलाइम्ड सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो बताइए एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड। नेक्स्ट देखो, वीकली बेसिक ड्रग आर ऐसे बाय। तो वीकली बेसिक ड्रग है, उनके ऐसे के लिए क्या करोगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक या रिडॉक्स टाइट्रेशन यूज करोगे। तो वीकली बेसिक ड्रग के ऐसे के लिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट लैविस एसिड। तो इनमें से बच्चों सॉफ्ट लैविस एसिड आपने बताना कौन सा है, BF3 Ag+ है, HX है, या Al3+, है ना। तो जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, लैविस एसिड जो है, सॉफ्ट जो होते हैं, एक हार्ड होते हैं एक सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट जो होते हैं ये मतलब कि ये मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा होगा, है ना, और ये इजीली पोलराइज हो सकते हैं। तो इनमें से देखो आपका Ag+ जो है ना, Ag+, ये आपका सॉफ्ट लैविस एसिड में आ जाएगा, है ना। BF3 हार्ड में आएगा, BF3 किस में आएगा बच्चों, हार्ड लैविस एसिड में आएगा, है ना। तो लैविस एसिड और लैविस बेस आपको पता ही है। लैविस बेस मैंने आपको LBED से LBED से याद कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और लैविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो सॉफ्ट वाले होते हैं जो मतलब कि जिनका जैसे Ag जो है इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है ना। तो ये जो बड़े जो वाले होते हैं जिनके मोलिकुलर वेट ज्यादा होंगे, है ना, तो ये वाले होते हैं हमारे सॉफ्ट में आते हैं, है ना। तो ये और बाकी Li+, लिथियम+, ये सब जो है हमारे हार्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर समझ आया मेरे हिसाब से, जो है आपको क्लियर है, ऑप्शन जो है कौन सा, बी, Ag+। चलो भाई नेक्स्ट देखो, डैश इज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, है ना। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कौन सा है परक्लोरिक एसिड के स्टैंडाइजेशन के लिए, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्सलेट है, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट है, या पोटाशियम डाइक्रोमेट है। तो इसमें पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट जो होता है ये यूज किया जाता है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, किसके स्टैंडाइजेशन के लिए, परक्लोरिक एसिड के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीएच बताना आपने, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन का पीएच भाई देख लो ऑप्शन इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 13 हो जाएगा। पीएच कितना होता है, 13 होता है। नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स को प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबायोटिक को, एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी हिस्टामिनिक। तो भाई एंटीबायोटिक के बारे में क्या पढ़ते हो भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ आया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ हैलोथेन। बच्चों जो हैलोथेन होता है, हैलोथेन कहाँ पढ़ते हैं हम, हमारा जो जनरल जो हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, तो उसमें हमारे आते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, उसमें हमारे हैलोथेन, एनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, सिवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ये सब किस में आते हैं, हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स में आते हैं, है ना। तो आपने बताना है कि ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है हमारा हैलोथेन का कितना होता है, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है 2.4 है, 16, तो 16 इतना ज्यादा नहीं होता, है ना, 0.46 या 1.8, ठीक है। तो 2.54 ये होता है,
किसका, हेलोथेन का। तो आंसर इज ऑप्शन मतलब कि ए में आपको 2.4 दिया तो ये सही हो जाएगा। हेलोथेन का ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब कि इसका मतलब होता है कि ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि सोल्युबिलिटी जो किसी भी कंपाउंड की होती है वो ब्लड में देखते हैं रिलेटिव टू इट्स सोल्युबिलिटी इन द इंस्पायर्ड एयर, है ना, कि भाई ब्लड में कितना कोई भी जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल है, तो उसे बोलते हैं ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो ये आपके इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में हेलोथेन का पूछा हुआ है तो 2.54 वैसे हेलोथेन का होता है, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा N2O इसका बहुत कम होता है, 0.4 समथिंग होता है, 0.47, है ना। और आपका जो है सिवोफ्लूरेन है हमारे और डेस्फ्लूरेन है, इनका भी कम होता है, ये ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है। ओके, तो इसमें अब बस आपको इतना, बस इसको ये देख लो कि 2.54 हो जाएगा हमारा हेलोथेन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कॉन्स्टेंट ऑफ विनेगार। भाई विनेगार जो होता है इसमें एसिटिक एसिड होता है, याद है इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार बनते हैं, तो एसिटिक एसिड पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बफर। भाई बफर नहीं है, तो मैंने आपको पता है बफर जो रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज, है ना। तो भाई हमारे एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड होता है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और ऐसे बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस होता है एंड सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, एसिडिक बफर तो वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका सोल्ट बनाओगे NaOH के साथ में तो क्या बनेगा CH3COONA, तो ये क्या हमारा एसिडिक बफर का एग्जाम्पल। ऐसे बेसिक बफर देखो, वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ में स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। तो ये आपका बेसिक बफर हो गया, तो ये बफर है। कह रहे कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है, तो आपने देखना है कि भाई या तो वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए या फिर वीक बेस होगा और उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो ठीक है। तो अब ये ऑप्शंस देखो आप, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा नहीं है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, क्या है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है HCl, तो ये तो नहीं बना, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तो नहीं होता बफर, तो नोट पूछा तो ऑप्शन तो यही निकल के आ गया आपका, है ना। बाकी और देखो सोडियम एसिटेट, तो मैंने आपको जो बताया था ना सोडियम एसिटेट CH3CONA, वो ये CH3CONA, इसको बोलोगे सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये तो मैंने आपको एसिडिक बफर का एग्जांपल बताया था। फिर अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेसिक बफर में बताया था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH हो गया और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, तो ये बेसिक बफर में, हाँ बेसिक में देखा। सोडियम फॉर्मेट, भाई फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है, तो HCOOH का साथ में HCONA, तो ये भी आपका मतलब कि एसिडिक में आ जाएगा। तो ये तीनों तो बफर है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्लियर है आपको क्वेश्चन ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल ऑफ हाईली सेडेटिव, तो आप जो एंटीहिस्टामिनिक पढ़ते हो ना उसमें जो हाईली सेडेटिव कौन से होते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन, क्लोरफेनेरामिन, फेनिरामिन और डाइफेनाइड्रामिन, तो हाईली सेडेटिव में डाइफेनाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट ये सब आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डाइफेनाइड्रामिन। नेक्स्ट देखो जनरल एनेस्थेटिक्स आर डैश ऑफ द CNS, भाई जो हमारा एनेस्थेटिक होते हैं वो क्या कराएंगे, भाई एनेस्थीसिया दे रहे हो तो क्या कराते हैं, एनेस्थेटिक का मेन पर्पस क्या है, CNS को क्या कराएंगे, स्टिमुलेट करेंगे क्या, भाई स्टिमुलेट कराने के लिए एनेस्थीसिया दे रहे हो क्या, बिल्कुल गलत है। स्टेबलाइज एक्टिवेटर नहीं, डिप्रेस कराएंगे भाई CNS का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम में नहीं आता, है ना। 1 ब्यूटीन, देखिए 1 ब्यूटीन तो IUPAC में आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन 2 ब्यूटीन, लेकिन आइसोब्यूटीन ना ये IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं आएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग विच ट्रीट राइनिटीज एंड अदर एलर्जिक, तो भाई एलर्जी को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे भाई, आप क्या दोगे, देखिए एलर्जी के लिए एंटी माइक्रोबियल दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, पेनिसिलामिन दोगे या फिर एम्फेटामिन दोगे या फिर एंटीहिस्टामिन दोगे, एलर्जी के लिए क्या दोगे भाई, क्या दोगे, एंटी एलर्जिक लाइक एंटीहिस्टामिनिक, आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, ऑप्शन बी हो गया, एंटीहिस्टामिनिक देंगे, है ना।
नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है पेनिसिलिन जी। देखो पेनिसिलिन जी क्या है भाई, अमीनो पेनिसिलिन है। देखो पेनिसिलिन जी बच्चों क्या होती है, हमारी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो कि नेचुरल पेनिसिलिन है, बेंजाइल पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन जी, है ना। तो हमारा जो आंसर तो क्या होना है, ऑप्शन बी होना है। बाकी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन वी, है ना। जो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेट जो होता है पेनिसिलिन जी का, वो पेनिसिलिन बी है, क्योंकि पेनिसिलिन जी जो होता है बच्चों वो एसिड लबाइल होता है। क्या होता है, एसिड लबाइल होता है पेनिसिलिन जी जो होता है हमारा, है ना। तो इसका जो ऑल्टरनेट है ना, क्या कहते हैं इसको, एसिड रेजिस्टेंट जो ऑल्टरनेट है पेनिसिलिन जी का, वो हमारा होता है कौन सा, पेनिसिलिन वी होता है। ओके, तो ध्यान रखना इसको। और इसमें जो है आपके अमीनो पेनिसिलिन में कौन सा आता है, अमीनो ये जो है हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमारा आता है अमीनो पेनिसिलिन आता है ना। अमीनो पेनिसिलिन आते हैं, कार्बोक्सी पेनिसिलिन आते हैं, और एक यूरिडो पेनिसिलिन आता है। क्या आता है, अमीनो पेनिसिलिन आते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में, कार्बोक्सी आते हैं और एक यूरिडो आते हैं। अमीनो में तो देखो ए से ही है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन और बिकैम्पिसिलिन। कार्बोक्सी में एक तो सी से है कार्बेनिसिलिन, एक टी से टिकारसिलिन। यूरिडो में आपका आता है कौन सा, यूरिडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन। ओके, तो इसमें पेनिसिलिन जी हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। जैसे रेड पेपर कंटेन फ्लेवोनोइड, भाई रेड पेपर जो है इसमें एक फ्लेवोनोइड होता है कौन सा, ल्यूटियोलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो टोटल एश प्रेजेंट इन ब्लैक कैट, तो ये भी देख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन डी 6% वेट पर वेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है, कौन सा एल्कलॉइड, इर्गोट है, सिंकोना है, विनका है, रिवोल्फिया, है ना। तो हमारा जो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, इर्गोट, सिंकोना शो करता है। ओके, ऑप्शन जो है बी सिंकोना हो जाएगा। ओके, सिंकोना जो किस में आता है हमारा, क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड जो होते हैं उसमें सिंकोना और कैम्टोथिका दो ड्रग मैं आपको बताती हूँ, है ना। सिंकोना का सोर्स देखोगे तो सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना जो है सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगेरियाना, है ना। ये सब सिंकोना के सोर्स होते हैं, इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता। ओके, सिंकोना की फैमिली आपको पता ही है, रूबिएसी होती है। ओके, और सिंकोना में क्विनीन, क्विनिडीन ये सब प्रेजेंट होते हैं। विनका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, रिवोल्फिया भी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, इर्गोट भी इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हीमोस्टैटिक सूचर, हीमोस्टैटिक जो मतलब कि ब्लीडिंग को स्टॉप करा दे, है ना। तो ऐसे सूचर्स में आपका एग्जांपल बच्चों देख लो कौन सा आएगा, इसमें से स्टीराइल पोलिएस्टर है, स्टीराइल लिनेन है, कैटगट नहीं आएगा, ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज आ जाएगा, ऑप्शन सी। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एक्सेप्ट, देखो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, देखिए एल्टीट्यूड से अफेक्ट होगी, रेनफॉल से, फर्टिलाइजर से। देखिए मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसे, उससे ना ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो लहसुन, भाई लहसुन गार्लिक, है ना। तो गार्लिक जो होता है, लहसुन जो होता है, उसमें आपका क्या प्रेजेंट है, एट्रोपिन होगा, क्या एट्रोपिन होगा गार्लिक में, ओमेगा 3 फैटी एसिड नारिंगिन नहीं है, इसमें कौन सा एलिसिन प्रेजेंट है, ऑप्शन ए। नहीं, बायोलॉजिकल सोर्स कोड लिवर ऑयल, देखिए एक तो होता है शार्क लिवर ऑयल, एक होता है कोड लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, याद रखना। कोड लिवर ऑयल का सोर्स होता है गैडस मोरुआ फैमिली, गैडिडी होती है, ऑप्शन ए। प्लांटेगो ओवाटो, अगर आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट की ड्रग में हमने ईसबगोल पढ़ा था, ईसबगोल का सोर्स होता है प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। ईसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए रुदियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है। ईसबगोल को जो है इसका एक बात और होती है, इसमें स्वेलिंग, इसकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर यूज किया जाता है। ईसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर जो होता है 10 to 14 होता है, और इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है ना। तो ध्यान रख के चलना, है ना। हाइपोप्रावन ब्रेविरोस्ट्रिस है आपका, ये शार्क लिवर ऑयल का आई थिंक सोर्स है ना, शार्क लिवर ऑयल। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमारा यीस्ट होता है ना। चलो भाई नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, भाई मलेरिया के लिए मैंने देखो अभी आपको सिंकोना का क्विनीन क्विनिडीन बताया था, सिंकोना का, तो क्विनीन जो मलेरिया के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें से कौन सा यूज करोगे, इसमें सिंपल पूछा हुआ तो सिंकोना हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। फेनल फोनिकुलम वल्गेरा मेलिफेरस फ्रूट है भाई, तो ये कार्मिनेटिव है, फेनल सौंफ,
हिंदी में बोलते हो क्यूमिनम सिनेमम, तो क्यूमिन जीरा जो होता है ना। डिजिटालिस हमारा कार्डिक लैकोसाइड्स में आता है, डिजिटालिस परप्यूरिया, फॉक्सग्लोव लीव्स भी कहते हो इसको, कार्डियोटोनिक होता है। तो मलेरिया के लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन द टेबलेट डोज फॉर्म। कह रहा है इनमें से कौन सा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन टेबलेट की फॉर्म में आता है। असावा, गुटिका, भस्मा, अरिस्ता, तो ये गुटिका होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इस चारों ऑप्शंस में से 1815, 1985, 1887, 1860। तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा 1815। नेक्स्ट है डैश आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, है ना। एपिडर्मल सेल्स के ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ होती है। वाटर पोर्स कहोगे, जैसे लीफ कांस्टेंट कहोगे, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइकोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्राइकोम्स। जैसे पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेग्यूमिनोसी, याद कर लो। ये होता है हमारा किसका सोर्स है? ग्वार गम का। ग्वार गम का सोर्स पूरा का पूरा याद करना। क्यों? क्योंकि एक बार ये एंडोस्पर्म भी पूछा हुआ है भाई, किसके सोर्स में ना, मतलब कि एंडोस्पर्म जो होता है उससे ऑब्टेन करते हैं, एक बार ये पूछा हुआ है। तो कह रहे डैश इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म साइमोप्सिस, और ये सीड से ऑब्टेन हो रहा है, ये भी है, मतलब कि कंप्लीट सोर्स याद करना पड़ेगा। तो ये ग्वारगम का सोर्स है, क्या है? पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, फैमिली होती है हमारी लेग्यूमिनोसी। कौन सी होती है फैमिली? लेग्यूमिनोसी होती है, ठीक है। ये ना स्टर्कुलिया गम, जो स्टर्कुलिया यूरेंस है ना, गम कराया भी बोलते हैं इसको, इंडियन ट्रागाकैंथ भी बोलते हो, ये वो है स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली होती है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीनिंग मेथड फॉर एंटी डायबिटिक एजेंट्स, जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग मेथड नहीं है। कह रहा है एड्रेनलिन इंड्यूस्ड एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिया, यूग्लाइसेमिक क्लैंप टेक्निक, टूथ पल्प स्टिमुलेशन, बायो ब्रीडिंग रैट। तो टूथ पल्प स्टिमुलेशन नहीं आता इसमें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर डिपेंड है, कौन सी क्लास बताओ? हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे भाई, वाटर चाहिए ना, तो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। ट्रांसफरेज भाई, ट्रांसफर कराएंगे किसी भी ग्रुप का, भाई अमीनो ट्रांसफरेज हो गया, स्टाइल ट्रांसफरेज हो गया, जो एक ग्रुप जो है उसको ट्रांसफर करा रहे हैं, है ना। ऑक्सीडाक्टेज, जो भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को, जैसे डिहाइड्रोजिनेसिस हो गए, है ना। तो इसमें लाइगेज होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज हो गए, तो इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज, भाई देखो सुक्रोज जो है हमारा डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो कह सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। तो एंजाइम हमारा यहाँ पे याद कर लो भाई, इन्वर्टेज होता है। कौन सा होता है? इन्वर्टेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड लीड्स टू, बिलीरुबिन का जो लेवल जो है वो ज्यादा होता है तो उससे क्या होगा? डायबिटीज, अल्जीमर डिजीज, जॉन्डिस है, कैंसर। तो बिलीरुबिन के लेवल को बढ़ने से बच्चों जॉन्डिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉन्डिस। नेक्स्ट है इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, बच्चों ब्रेन स्टेम का इंफीरियर पार्ट, देखो ब्रेन स्टेम में सेरिब्रम तो आता ही नहीं, सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट हमारे ब्रेन का सेरिब्रम होता है। भाई ब्रेन स्टेम तो को ना, सेरिब्रम को हमारा स्पाइनल कोड से जोड़ने का काम करता है ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, ग्रे मैटर नहीं आएगा, मेडुला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये ब्रेन स्टेम होता है ना, तो इसमें आपका पोन्स भी आता है, मेडुला आता है, मिड ब्रेन भी आता है। तो ये मेडुला जो है इंफीरियर पार्ट है ब्रेन स्टेम का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन डैश आर रेज्ड, इन्फ्लामेशन में क्या रेज होगा? सिरुलोप्लाज्मिन। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, कॉपर जो है वो इससे बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, कॉपर बताया था ना। प्लेटलेट्स, ये फिब्रिनोजन का काम तो क्या है भाई, लीवर में बनता है फिब्रिनोजन, इसका काम क्या है भाई? ये तो क्लोटिंग में हेल्प करेगा भाई, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, आपने पढ़ा है क्लोटिंग में। फेरिटिन भाई क्या करता है? आयरन के केस में इसका जो है आयरन जो होता है स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, है ना। तो इन्फ्लामेशन में तो इनका काम क्या है भाई? कुछ नहीं है, तो प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स का लेवल राइज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या एक्सक्रीट होगा? ऑब्वियसली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है राइट साइडेड कार्डिक फेलियर, बच्चों राइट साइडेड कार्डिक फेलियर होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, एक्यूट होता है और क्रोनिक होता है ना। तो राइट साइडेड को क्या बोलोगे आप? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर बोलोगे। और अगर आपसे कहे लेफ्ट साइडेड कार्डिक फेलियर, उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइडेड कार्डिक फेलियर क्या बोलते हो? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हो, ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, इनमें से लिपिड कौन सा नहीं है?
प्रोटीन्स, ऑयल, वैक्सीज, फैट, तो कौन सा नहीं है? प्रोटीन्स नहीं है, ऑप्शन ए है ना। क्वेश्चन से अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आपके लिए क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखो, अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश ब्लड ग्रुप। जिस भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो वो किससे ब्लड ले सकता है? याद करो और आंसर दो। बताया हुआ, ब्लड का वीडियो बनाया था अभी। ऑप्शन में देखो, ब्लड ग्रुप ए बी, ओ या बी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।